नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंसिडरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। आसान भाषा में कहें तो समथिंग इन रिटर्न ही कंसिडरेशन होता है। मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूं तो आप मुझे बदले में क्या दे रहे हो, वो मेरे लिए कंसिडरेशन होगा। तो कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना कैसा चाहिए उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, इल्यूशनरी नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अगर पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, तो पत्नी कहती है जाओ लेके आओ, और पति फिर कहता है कि 10 लाख रुपए दोगी तो लेके आऊँगा। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी है, इल्यूजनरी है। ठीक है जी। दूसरा, कंसिडरेशन जो है वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल वैल्यू की हो। आपने कोई चीज़ 2000 रुपये की ली, आपके दोस्त को वो पसंद आ गई, आप अपने दोस्त को वो देना तो चाहते हो, लेकिन दोस्त के पास केवल 500 रुपये है। तो अब अगर आप अपनी मर्ज़ी से उसको 500 रुपये में वो चीज़ दे देते हो, मान लो कोई घड़ी है, कोई किताब है, कोई जीन्स है ना, कोई भी चीज़, तो वो अगर आप उसकी कम कीमत ले करके फिर भी दोस्त को दे देते हो अपनी मर्ज़ी से, फ्री कंसेंट है अगर आपका यहाँ पर, तो ये वैलिड कंसिडरेशन है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ हुई है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फ्री कंसेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, लॉफुल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो जिसमें आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि ड्रग्स अपने आप में इलीगल है, तो वो कंसिडरेशन इलीगल होगी और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और ये जो कंसिडरेशन है वो पास्ट में भी दी जा सकती है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। पास्ट में कैसे? जैसे सैलरी मिलती है। सैलरी हमें किस काम की मिलती है? जो हमने पिछले महीने में जो भी काम किया है उसकी हमें सैलरी मिलती है। ठीक है जी। तो वो हमारी पास्ट कंसिडरेशन है, पास्ट में किया हुआ काम है, जिसकी हमें प्रेजेंट में सैलरी मिल रही है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन में मैंने अभी आपको एक किताब दी, आपने मुझे उसके पैसे दे दिए, तो ये एक ही मोमेंट में जब ये चीज़ हो गई, प्रेजेंट में ही हो गई, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंसिडरेशन। तीसरा होता है फ्यूचर कंसिडरेशन, यानी कि मान लो मैंने आपको आज किताब दी और आप मुझे पैसे दे रहे हो परसों या एक हफ्ते बाद, तो ये क्या हुआ, क्रेडिट पे सेल हो गई। तो उधारी पे जब भी कोई चीज़ ली जाती है उसके पैसे अगर बाद में दिए जा रहे हैं या एक कंसिडरेशन के बदले में दूसरी कंसिडरेशन जो है वो फ्यूचर में दी जा रही है, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है जी। और ये जो कंसिडरेशन है, ज़रूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को ही दी जाए, किसी थर्ड पार्टी को या दी भी जा सकती है और थर्ड पार्टी से ली भी जा सकती है। ठीक है जी। यहीं पर बात आ जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ये क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी स्ट्रेंजर्स हैं, जो एक तो होते हैं जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाकी सब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक नहीं है एक्चुअली, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। उन सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी इंसान है जिसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से कोई फ़ायदा मिल रहा है, बेशक उसने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया लेकिन फ़ायदा मिल रहा है, तो वो केस फाइल कर सकता है अगर उसका फ़ायदा मिलना बंद हो जाए तो। इसी को चिनैया वर्सेस रमैया एक फेमस केस है, उसके अंदर डिटेल में समझाया गया है। देखिए, एक महिला है, वो अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है, लेकिन साथ में एक शर्त लगा देती है कि उसकी बेटी को हर साल कुछ पैसे एन्युटी के रूप में अपनी मौसी को, अपनी आंट को देने होंगे, जिनका नाम है चिनैया। अब इसी बीच में मदर की हो जाती है डेथ, जिन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी। तो कुछ साल तो जो बेटी है रमैया, वो चिनैया को कुछ पैसे भेजती रहती है प्रॉपर्टी लेकर के, लेकिन कुछ साल बाद वो देना बंद कर देती है। अब चिनैया जाती है कोर्ट में, और कोर्ट से रमैया कहती है कि मेरा तो अपनी मौसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं था, मेरा तो मदर के साथ हुआ था, मदर की हो गई डेथ, उनको लेके आओ अगर लेके आना है तो। अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही नहीं है चिनैया, तो वो मेरे ऊपर केस कैसे कर सकती है? तो कोर्ट ने ये कहा कि बेशक चिनैया जो है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको उस कॉन्ट्रैक्ट से एक फ़ायदा मिल रहा था, वो बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट हैं और वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकती हैं। ठीक है जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, आप बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, जिसके आधार पर आपको ये राइट मिल जाएगा कि आप सू कर सकते हो दूसरी पार्टी को। ठीक है जी। अब ये जो बेनिफिशियरी है वो फैमिली सेटलमेंट में भी हो सकता है। मान लीजिए दो भाइयों ने मिलकर के प्रॉपर्टी डिवीजन किया, जिसमें कि उन्होंने एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है अपनी बहन के नाम करने की बात कही। अब वो बहन के नाम कर नहीं रहे हैं, तो बहन जो है केस फाइल कर सकती है। एक्नॉलेजमेंट भी होता है। मान लीजिए मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, मैंने वो एक व्यक्ति को दे दिया कि भैया तुम बैंक में जमा कर दो, और उस व्यक्ति ने बैंक वालों को बता भी दिया कि भैया मेरे पास पैसे आ गए हैं। मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया था, तो उसने कह दिया कि जो बैंक को 10 लाख देने हैं वो मेरे पास हैं। बैंक के एम्प्लॉयज़ को उसने ये खबर दे दी। तो क्या बैंक के पास अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर केस कर सकें?
बिल्कुल बैंक जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि उसने एक्नॉलेज किया है कि पैसे मेरे पास हैं। ठीक है जी, तो एक्नॉलेजमेंट में भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी जो है वो काम नहीं करता है। चौथा है मैरिज सेटलमेंट। मान लो शादी होने से पहले जो दूल्हे के पिता हैं और दुल्हन के पिता हैं उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया शादी के बाद जो दूल्हे के पिता हैं वो हर महीने अपनी बहू को कुछ पैसे देंगे ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस चला सके, या फिर अपने बेटे से कहेंगे कि वो अपनी पत्नी को दे। तो इस तरीके से उसको कुछ पैसे मिलने थे, अब वो दिए नहीं, तो क्या बहू जो है वो अपने फादर इन लॉ पर केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वो बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। पांचवा है असाइनमेंट। मान लो मुझे बी से कुछ पैसे लेने हैं और सी को देने हैं। अब 10 लाख रुपए ही मुझे बी से लेने थे और 10 लाख ही सी को देने थे, तो मैंने सी से कहा कि तुम जाके बी से ही ले लो सीधे सीधे, है ना। तो मैंने उसको असाइन कर दिया अधिकार कि वो बी से पैसे वसूल कर सकता है। तो ऐसे केस में जब असाइनमेंट कर दिया जाता है राइट का, तो वो उसको अधिकार मिल जाता है कि वो केस फाइल कर दे अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो। छठा है कॉवेनेंट रनिंग विद लैंड, यानी कि मान लो सरकार की कोई ज़मीन मैंने लीज़ पे ले रखी है, 100 साल की लीज़ है, मैंने 10 साल बाद ही वो ज़मीन किसी को बेच दी। अब जिसको बेची उसको मैंने ये बताया नहीं कि ये लीज़ पर ज़मीन है और मैं हर साल उसको एन्युटी देता हूँ सरकार को उसके लिए, लीज़ के लिए। अब जिसने खरीदी उसने एन्युटी दी नहीं, तो सरकार ने केस कर दिया कि भैया ये जो है व्यक्ति जो है एन्युटी नहीं दे रहा है, इस पर फाइन लगाया जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यार मुझे तो बताया ही नहीं गया था कि कोई एन्युटी भी देनी है। तो सरकार के हक में फैसला देते हुए कोर्ट ने ये कहा कि भैया जब तुमने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि जो प्रॉपर्टी है वो लीज़ पर ली गई है, और लीज़ पर ली गई है इसलिए सरकार को एन्युटी देनी ही होती है, तो ये तुम्हारी गलती है और इसलिए तुम्हें अब जो है सरकार को एन्युटी देनी होगी। बेशक तुम्हें जो सेलर थे उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, फिर भी तुम्हें एन्युटी देनी होगी। तो जब भी कॉवेनेंट रनिंग विद लैंड है उसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी काम नहीं करता है। छठा है प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट। मान लो मेरी कोई दुकान है, मैंने उसमें एक एजेंट अपॉइंट किया, अपना कोई व्यक्ति बिठा दिया, वो वहाँ पर सेल परचेज का काम देखता है। तो उसने किसी को सामान दे दिया क्रेडिट पर, उधार पर दे दिया, अब वो पैसे नहीं लौटा रहा है, तो क्या मेरे पास अधिकार है वो पैसे वापस लेने का? बिल्कुल है, क्योंकि मालिक मैं हूँ, प्रिंसिपल मैं हूँ और मेरी जगह पर ही वो एजेंट उसको उधार पर सामान दे रहा था। ठीक है जी, तो इसलिए एजेंट के बिहाफ पर प्रिंसिपल को अगर कोई बेनिफिट मिल रहा होगा तो वो क्लेम कर सकता है। इसी के साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और अगली एक डॉक्ट्रिन है सेक्शन 25 में दी गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूडम पैक्टम। न्यूडम मतलब विदाउट एनीथिंग और पैक्टम मतलब कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए होनी चाहिए, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर कोई भी एग्रीमेंट आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया है तो वो उसमें चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट का स्टाम्प उस पर लगा हुआ है। मान लो एक फादर है, वो अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी नाम कर रहे हैं अपने बेटे के नाम पे, तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी कुछ उनको अपने पिता को वापस दे, कंसिडरेशन दे। ठीक है जी, तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नियर रिलेटिव्स के केस में ये जो प्रावधान है वो लागू होता है कि आप अपनी इच्छा से कोई भी चीज़ जो है उन्हें आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दे सकते हो। दूसरा है पेमेंट ऑफ टाइम बैरेड डेट। अब देखो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये कहा गया है कि अगर आपको किसी से कोई पैसे लेने हैं और वो आपने नहीं लिए 3 साल तक, ड्यू डेट से 3 साल तक आपने उसके ऊपर कोई लीगल केस भी नहीं किया, ऐसे केस में कोर्ट ये मानता है कि आपने वो पैसे छोड़ दिए। तो टाइम बैरेड डेट का मतलब है कि आप उसको अब क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन टाइम बैरेड डेट के ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वैलिड होता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए, अब टाइम बैरेड डेट हो गया, 3 साल तक आपने वो क्लेम नहीं किए, कोई लीगल केस नहीं किया। अब वो व्यक्ति आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जी 1 लाख रुपए मैंने आपके लिए थे, वो मैं आपको लौटाना चाहता हूँ, या उसका कुछ हिस्सा मान लो 80,000 मैं आपको लौटाना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में बेशक आप उसको कोई अब कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो क्योंकि आप तो पहले ही दे चुके, तो अब आप कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, ये बिल्कुल एक नया कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वैलिड है क्योंकि टाइम बैरेड डेट के ऊपर बनाया गया है। ठीक है जी। तीसरा होता है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी को कंपनी में पार्टनरशिप दे रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो भी आपको कुछ दे। ठीक है जी, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी विदाउट कंसिडरेशन हो जाते हैं, वैलिड हो जाते हैं।
चौथा है कंप्लीटेड गिफ्ट। मान लो आपने अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट दिया, बर्थडे गिफ्ट दिया, गिटार दे दिया, है ना, या प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए गिफ्ट के रूप में दे दी। कोई भी कंसिडरेशन आप नहीं मांग रहे हो, तो ऐसे केस में मान लो गिफ्ट डीड के अंदर दे दी, तो ऐसे केस में आपको कंसिडरेशन नहीं मिल रही, फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आप वापस नहीं मांग सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को या अपने बर्थडे गिफ्ट को जो आपने किसी को दिया है। ठीक है जी। पांचवा है पास्ट वॉलंटरी एक्ट बाय अनदर। मान लो आपका बच्चा डूब रहा था नदी में, किसी व्यक्ति ने कूदकर उसकी जान बचाई, आप बहुत खुश हुए, आपने अनाउंस कर दिया कि मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगा। तो उसने बेशक अपनी मर्जी से नदी में कूदकर जान बचाई थी, आपने उसको नहीं बोला था, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने अनाउंस किया है उसके पास्ट वॉलंटरी एक्ट को देख करके जिसका आपको फायदा मिला है, इसलिए जो आपने अनाउंस किया है वो आपको करना होगा और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बेशक वो व्यक्ति आपको रिटर्न में अब कुछ नहीं दे रहा है, उसने ऑलरेडी अपनी सर्विस पास्ट में दे चुकी है। छठा है कमिटेड चैरिटी या फिर चैरिटी डन। अगर आपने कहीं पर चैरिटी कर दी है तो आप उसको वापस नहीं क्लेम कर सकते। दूसरा, अगर आपने कमिट कर दी है चैरिटी और आपके कमिटमेंट के आधार पर किसी व्यक्ति ने कुछ खर्चा कर दिया, मान लो आपने मंदिर में कह दिया कि जी मैं जो है इस मंदिर को 1 लाख रुपए दान दूंगा, पंडित जी से आपने ये बात कही ताकि इस मंदिर की जो है बाउंड्री जो बाउंड्री की वॉल है, जो दीवार है बाउंड्री पर, वो ठीक हो सके, उसकी रिपेयर हो सके। अब आपके कहने पर पंडित जी ने जो है वो 40,000 रुपये उसको रिपेयर करने में लगा दिए और आपसे जब वो पैसे मांगने आए तो आप मुकर गए। तो ऐसे केस में क्या पंडित जी आपसे जो पैसे आपने अनाउंस किए थे वो क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपके कहने पर, आपके प्रॉमिस के आधार पर उन्होंने 40,000 रुपये खर्च किए। तो अब वो क्लेम कितना कर सकते हैं? वो 40,000 ही क्लेम कर सकते हैं, 1 लाख नहीं क्लेम कर सकते। बेशक आपने 1 लाख अनाउंस किए थे, तो 1 लाख रुपये तक जितने पैसे वो खर्च करेंगे उतने वो आपसे क्लेम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर वो खर्च कर देते हैं तो वो उनकी श्रद्धा है, वो आपसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। सातवां है एजेंसी। कभी भी अगर आप कोई एजेंसी स्टैब्लिश करते हो, किसी एजेंट को अपॉइंट करते हो, तो पहले दिन आपको उसको कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी सैलरी देने की जरूरत नहीं है। जब भी वो कोई डील करेगा तो उसमें उसको कमीशन दे दिया जाएगा। ठीक है जी। आठवां होता है ग्रेट्यूटस बेलमेंट, यानी कि मान लो आपने किसी को, अपने दोस्त को कोई बाइक दे दी 1 दिन के लिए चलाने के लिए, या फिर कोई भी और कोई गिफ्ट दे दिया, कोई भी चीज़ आपके पास है, आपके दोस्त ने मांगा, आपने दे दिया 1 दिन के लिए ग्रेट्यूटस बेलमेंट के रूप में, यानी कि आप उससे कुछ भी रिटर्न में नहीं ले रहे हो, 1 दिन के लिए तो लेके जा रहा है और दोस्त है अपना, तो दे दिया, उसने आपको थैंक यू बोला, बात खत्म हो गई। ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो आपका दोस्त बाइक लेके भाग जाए, तो अब आप क्या करोगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो क्लेम कैसे करोगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए इसको बनाया गया है ताकि आपका जो राइट है वो प्रोटेक्टेड रहे ग्रेट्यूटस पेमेंट के अंदर। इसी के साथ हमारी जो दोनों डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूडम पैक्टम, दोनों ही खत्म होती हैं और कंसिडरेशन का चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।